पार्ट 3 इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है, संतुलित विकास सिद्धांत की आलोचनात्मक एक्सप्लेनेशन करें। एक्सप्लेन क्रिटिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। या फिर इस तरह से पूछा जाता है, संतुलित विकास की अवधारणा का विवेचन कीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि भारत जैसे अल्प विकसित देश के लिए यह उपयुक्त है? Discuss the concept of balanced growth. Do you think that it is suitable for underdeveloped country like India? तो आपको कुछ इस प्रकार उत्तर देना है। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत के अनेक निर्माता हैं जो अपने अपने ढंग से इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। कुछ मानते हैं कि किसी पिछड़े हुए क्षेत्र अथवा उद्योग में निवेश करना संतुलित वृद्धि है ताकि वह अन्य क्षेत्रों या इंडस्ट्रीज के साथ आ जाए। दूसरे इसका अर्थ यह समझते हैं कि सब क्षेत्रों में एकदम साथ साथ निवेश होता है। कुछ अन्य इसे निर्माणकारी इंडस्ट्रीज तथा कृषि का संतुलित विकास समझते हैं। इसलिए संतुलित वृद्धि यह अपेक्षा रखती है कि विभिन्न उपभोक्ता वस्तु इंडस्ट्रीज के बीच और उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजी वस्तु इंडस्ट्रीज के बीच संतुलन हो। इसका यह भी मीनिंग है कि उद्योग तथा कृषि में और घरेलू तथा एक्सपोर्ट क्षेत्र में संतुलन रहे। फिर इसके लिए सामाजिक व आर्थिक ऊपरी सुविधाओं तथा प्रत्यक्षतः उत्पादक निवेशों के बीच और अनुलंब तथा क्षैतिज बाह्य एक्सटर्नल मित्रताओं कम खर्ची के बीच संतुलन आवश्यक है। संक्षेप में, संतुलित वृद्धि का सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए ताकि सब क्षेत्र साथ साथ बढ़ें। इसके लिए पूर्ति एवं मांग पक्षों के संतुलन की आवश्यकता है। पूर्ति पक्ष अर्थव्यवस्था के उन सभी संबंधित विभिन्न अंगों के एक साथ विकास पर बल देता है जो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनमें वे सभी उद्योग जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, सेकेंडरी वस्तुएं, कच्चे माल, विद्युत, कृषि, सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन आदि साधनों का एक साथ समान रूप से विकास सम्मिलित है। जबकि मांग पक्ष लोगों को रोजगार के अधिक साधन प्रदान करके उनकी आय बढ़ने से संबंध रखता है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रति लोगों की मांग बढ़े। सभी प्रकार के इंडस्ट्रीज को एक साथ स्थापित करने से जब लोग रोजगार पर लगेंगे तो वे एक दूसरे की वस्तुओं के लिए मांग पैदा करेंगे। इस प्रकार सभी वस्तुएं बिक जाएगी। मांग पक्ष सहायक उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग विशेष रूप से कृषि तथा निर्माणकारी इंडस्ट्री से संबंधित हैं। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत यह आवश्यक बना देता है कि सरकार योजना बनाए और निर्देशन तथा समायोजन करे। इसका मीनिंग है कि व्यक्तिगत निवेश परियोजनाएं चाहे अलाभदायक हों, सामूहिक रूप से लाभदायक होंगी। इसलिए केंद्रीय सरकार द्वारा किसी योजना के अनुसार उत्पादन की सब दिशाओं में जानबूझकर एक साथ निवेश से अर्थव्यवस्था की संतुलित वृद्धि होगी। रोजेस्टीन रोदान, रेगनर नक्स एवं आर्थर लुइस ने संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन किया है। नीचे हम रोदान और नक्स द्वारा की गई इस सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन करते हैं। रोदान का विचार रोडेन्स व्यू। रोजेस्टीन रोदान प्रथम अर्थशास्त्री था जिसने अपने 1943 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु उसने संतुलित वृद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसने तर्क दिया कि पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व यूरोप में सभी निर्माण किए जाने वाले इंडस्ट्रीज की एक विशाल फर्म या ट्रस्ट की तरह योजना बनाई जाए। उसका मुख्य विचार यह था कि प्रायः सामाजिक सीमांत उत्पाद सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट का निवेश उसके निजी सीमांत उत्पाद प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट से भिन्न होता है, और जब इंडस्ट्रीज के एक ग्रुप का उनकी एसएमपीएस के अनुसार इकट्ठा आयोजन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर अधिक होती है। अपेक्षाकृत रिलेटिवली ऐसा न होने की यह इसलिए कि एक उद्यमी केवल निवेश की पीएमपी में ही रुचि रखता है और उसकी एसएमपी का सही अनुमान नहीं लगा सकता। अपने तर्क की पुष्टि में रोदान बहुत से उदाहरण देता है जहां निवेश का एसएमपी उसके पीएमपी से अधिक होता है। समाज के दृष्टिकोण से विभिन्न इंडस्ट्रीज की पूरकता बहु लाभदायक निवेश की ओर ले जाती है। वह जूता फैक्ट्री का प्रसिद्ध उदाहरण देता है। मान लो कि एक बड़ी जूता फैक्ट्री एक क्षेत्र में प्रारंभ की जाती है जहां 20,000 बेरोजगार श्रमिक रोजगार पर लगाए जाते हैं।
यदि ये श्रमिक अपनी समस्त आय जूतों पर खर्च करें तो जूतों के लिए मार्केट पैदा हो जाएगी, परंतु कठिनाई यह है कि श्रमिक अपनी समस्त मजदूरी जूतों पर खर्च नहीं करेंगे। इसकी अपेक्षा यदि सभी उपभोग वस्तुएं उत्पादित करने वाले इंडस्ट्रीज की श्रृंखलाएं ही प्रारंभ कर दी जाएं जिन पर श्रमिक अपनी मजदूरी खर्च करें तो सभी उद्योग गुणक प्रक्रिया द्वारा फैलेंगे। ऐसे इंडस्ट्रीज की सहायक प्रणाली का योजनाबद्ध ढंग से निर्माण करने से उनका वस्तुएं न बचे सकने का जोखिम कम हो जाएगा और इससे बड़े पैमाने पर आयोजित औद्योगिकीकरण होगा। गाइस, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उसके लिए एक लाइक जरूर करना। नक्स का मत नक्सिस व्यू नक्स के अनुसार अल्पविकसित देशों में दरिद्रता दुष्चक्र कार्यशील रहते हैं जो आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। पूर्ति तथा मांग दोनों पक्षों में दरिद्रता के दुष्चक्र चलते हैं। पूर्ति पक्ष में आय के नीचे स्तर के परिणामस्वरूप बचत करने की क्षमता बहुत कम होती है। निम्न वास्तविक आय कम उत्पादकता के कारण होती है, जो कि स्वयं अधिकतर पूंजी के अभाव के कारण होती है। बचत करने की कम क्षमता के कारण पूंजी का अभाव होता है। मांग पक्ष में निवेश की प्रेरणा इसलिए कम होती है कि लोगों की परचेसिंग पावर कम होती है, जिसका कारण है लोगों की वास्तविक आय का नीचा स्तर। इसलिए निवेश की प्रेरणा को मार्केट का आकार सीमित करता है, जो कि स्वयं उत्पादकता पर निर्भर रहता है, क्योंकि क्रय करने की क्षमता वास्तव में उत्पादन करने की क्षमता है और उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी की मात्रा पर उत्पादकता निर्भर करती है। परंतु व्यक्तिगत उद्यमी के लिए पूंजी के प्रयोग में मार्केट का छोटा आकार बाधा प्रस्तुत करता है और स्वयं मार्केट का आकार कम उत्पादकता से सीमित है। इस प्रकार दुष्चक्र खराब घेरा पूरा होता है। इन दुष्चक्रों को कैसे तोड़ा जाए? व्यक्तिगत निवेश निर्णय समस्या हल कर सकते हैं। नक्स ने अपने तर्क की पुष्टि करने के लिए रोजेनस्टीन रोदान का जूतों की फैक्ट्री का ऊपर वर्णित प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। मान लीजिए कि एक जूता उद्योग लाया गया है। यदि उत्पादकता तथा परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए बाकी अर्थव्यवस्था में कोई प्रयत्न नहीं किए जाते, तो अतिरिक्त जूता उत्पादन की खपत नहीं हो सकेगी, क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसलिए उद्योग में लगे हुए लोग अपनी समस्त आय जूतों पर नहीं खर्च करेंगे। इस नए उद्योग के बाहर के लोग भी हर साल नया जूता नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए काफ़ी धन नहीं है। इसलिए पर्याप्त मार्केट के अभाव के कारण नया उद्योग विफल हो जाएगा। मार्केट का विस्तार कैसे किया जा सकता है? मौद्रिक प्रसार से, विक्रय कला तथा विज्ञान से और व्यापार नियंत्रण हटाकर तथा आर्थिक आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार करके मार्केट का आकार बढ़ाया जा सकता है। कीमतें घटाकर, जबकि मुद्रा आय स्थिर रहे, या कीमतों के स्तर को स्थिर रखते हुए मुद्रा आयों में वृद्धि करके भी इसे बढ़ाया जा सकता है। इसका मीनिंग है कि उत्पादक दक्षता एफिशिएंसी तथा वास्तविक आय में वृद्धि हो, परंतु अल्पविकसित देशों में मार्केट इतनी बड़ी नहीं होती कि ऐसे पैमाने पर उत्पादन किया जा सके जिस पर लागतें घट जाए। फिर लोच रहित उपभोग, तापमान, तकनीकी असमानताएं और उद्यम का अभाव पूंजी के लिए मांग को रोके रखते हैं। इसलिए निक्सी के अनुसार इस दलदल से निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि विभिन्न इंडस्ट्रीज के व्यापक क्षेत्रों में लगभग एक साथ पूंजी लगाई जाए। दत्यावरोध से बचाव का यही मार्ग है और इसी के परिणाम स्वरूप मार्केट का समग्र विकास होता है। अनेक सहायक परियोजनाओं में अपेक्षाकृत रिलेटिवली अधिक तथा अच्छे औजारों से काम करने वाले लोग एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। जन उपभोग की सामग्री जुटाने वाले अधिकांश उद्योग इस दृष्टि से दूसरे के सहायक होते हैं कि वे एक दूसरे के लिए मार्केट प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हैं। संतुलित विकास का प्रश्न संतुलित आहार की आवश्यकता पर आश्रित है। नक्स ने से की नियम सेज लॉ से संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का सूत्र ग्रहण किया है और उस नियम में जेएस मिल के कथन का उल्लेख किया है। यदि सब प्रकार के उत्पादनों के बीच किसी गलत हिसाब के बिना उत्पादन की प्रत्येक वृद्धि को ऐसे अनुपात में वितरण कर दिया जाए जिसे निजी हित निश्चित करते हैं, तो वह स्वयं अपनी मांग पैदा ही नहीं बल्कि संस्थापित कर लेती है। परंतु एक निजी उद्यमी के द्वारा किसी विशिष्ट उद्योग में किया गया पूंजी का पर्याप्त प्रयोग मार्केट के छोटे आकार के कारण लाभदायक हो सकता है। इसके विपरीत
विभिन्न इंडस्ट्रीज के अंतर्गत परियोजनाओं के विस्तृत क्षेत्र में पूंजी का एक समय प्रयोग आर्थिक दक्षता एफिशिएंसी के सामान्य स्तर को बढ़ा सकता है और मार्केट के आकार का विस्तार करता है। नक्शे के अनुसार इस प्रकार का सीधा आक्रमण अनेक विभिन्न इंडस्ट्रीज में निवेश की लहर संतुलित वृद्धि है। ऐसा करने का यह तरीका है कि ऐसे ढंग से संरचित नए प्लाटों की एक साथ लहर आए जिससे पूर्ति पक्ष में पूरकों तथा बाह्य एक्सटर्नल मित्रताओं कम खर्ची का और मांग पक्ष में मार्केटों के पूरकों का पूरा लाभ उठाया जा सके। इंडस्ट्रीज के विस्तृत क्षेत्र में निवेश के परिणामस्वरूप इंडस्ट्रीज का अनुलंब वर्टिकल तथा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एकीकरण, श्रम का अधिक श्रेष्ठ विभाजन, कच्चे माल तथा तकनीकी दक्षता एफिशिएंसी का सामान्य साधन, मार्केट के आकार का विस्तार और सामाजिक तथा आर्थिक उपरिव्यय पूंजी का श्रेष्ठ उपयोग होता है। भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में निवेश एक साथ होना चाहिए, क्योंकि भौतिक पूंजी में निवेश व्यर्थ होगा जब तक कि इसके चलाने के लिए लोग शिक्षित तथा स्वस्थ नहीं होते। नक्स इस बात का समर्थन करता है कि अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को प्रेरित तथा पोषित करने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाएं मांग से पहले उत्पन्न की जाए। सरकारी निदेशक गवर्नमेंट डायरेक्शन अल्पविकसित देश में निजी उद्यम इन बाह्य एक्सटर्नल मित्रताओं कम खर्ची का लाभ उठाने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें परियोजनाओं के विस्तृत क्षेत्र में पूंजी निवेशों की लहर शुरू करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए संतुलित वृद्धि आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय योजना, निदेश तथा समायोजन की अपेक्षा रखती है, परंतु नक्स का विश्वास है कि प्रोत्साहनों की उत्तेजना के अंतर्गत निजी उद्यम अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकता है। नक्से ने अपने 1958 के इस्तंबुल भाषण में कहा था, कुछ लेखकों के अनुसार संतुलित वृद्धि तर्क का यह मतलब है कि मार्केट तंत्र समाप्त कर दिया जाता है और किसी सामंजस्यपूर्ण योजना के अनुसार निवेश होना चाहिए। यह मत मुझे भ्रामक प्रतीत होता है। निवेश की प्रेरणाओं को उत्पन्न करने वाले साधन के रूप में संतुलित वृद्धि को निजी उद्यम व्यवस्था से प्रमुखतया संबद्ध कहा जा सकता है। राज्य निवेश तो मार्केट प्रेरणा के बिना हो सकता है और प्रायः होता रहता है। योजना प्राधिकारी चाहे पूंजी लगा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास हो। निजी निवेश ही मार्केट द्वारा आकर्षित होते हैं और उन्हें ही बढ़ते हुए मार्केटों की जरूरत होती है। परस्पर समर्थन का तत्व यही उपयोगी और शीघ्र वृद्धि के लिए अनिवार्य होता है। यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि कीमत तंत्र अकेला निवेशों की ऐसी एक साथ तथा परस्पर पोषक लहर उत्पन्न करने में असमर्थ है जो संतुलित वृद्धि के लिए अपेक्षित है। चाहे निजी हो चाहे सरकारी, पर सुचिंतित योजना तथा समन्वय इम्प्रूवमेंट ही यह काम कर सकते हैं। परंतु नक्शे का तर्क यह है कि कीमत प्रोत्साहन थोड़ी मात्रा में संतुलित वृद्धि ला सकते हैं। हाँ, प्रारंभिक निवेश के मौद्रिक प्रभावों तथा अन्य प्रभावों से विभिन्न इंडस्ट्रीज के विस्तृत क्षेत्र में पूंजी के नए निवेशों की लहर को बढ़ावा दिया जा सकता है। नंबर 1, कृषि एवं इंडस्ट्रीज में संतुलन, बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। कृषि और उद्योग क्षेत्र एक दूसरे के सहायक होते हैं। यदि किसी एक क्षेत्र में अधिक और दूसरे क्षेत्र में कम निवेश किया जाए तब अर्थव्यवस्था में स्फूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरे शब्द में कृषि क्षेत्र इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल पैदा करता है, जबकि उद्योग क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने के कारण रोजगार भी बढ़ता है, जिससे कच्चे माल एवं खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती जाती है। यदि कृषि क्षेत्र में भी निवेश की मात्राएं उद्योग क्षेत्र के साथ साथ नहीं बढ़ाई जाती तब ऐसी स्थिति में पूर्ति उत्पादन पहले से कम रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप कृषि पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी। चित्र में कृषि क्षेत्र को क्षैतिज अक्ष पर व उद्योग क्षेत्र को अनुलंब अक्ष पर दिखाया गया है। निवेश संभावना वक्र पीसी द्वारा व्यक्त किया गया है। यदि दोनों क्षेत्रों में एक ही दर से निवेश किया जाए तब ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु पर होगा और कृषि क्षेत्र में निवेश की दर और उद्योग क्षेत्र में निवेश की दर। इसी कारण एक क्षेत्र में अधिक अथवा कम निवेश नहीं किया जा सकता। जैसे कि बिंदु बी बता रहा है कि उद्योग क्षेत्र में अधिक का निवेश से कृषि क्षेत्र में पहले से कम उत्पादन होगा। बिंदु बी पर कृषि क्षेत्र में निवेश की दर और बीएल उद्योग क्षेत्र में निवेश की दर से। अतः कच्चे माल की लागतों
सेक्टर में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव बने रहेंगे। अतः संतुलित वृद्धि यह अपेक्षा रखती है कि विभिन्न उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजी इंडस्ट्रीज के बीच संतुलन कायम रहना चाहिए। नंबर 2, घरेलू तथा विदेशी व्यापार में संतुलन, बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। घरेलू क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र के बीच संतुलन होना भी जरूरी है। माया एवं बाल्डविन के अनुसार विकास के वित्त प्रबंधन के लिए एक्सपोर्ट क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ज्यों ज्यों उत्पादन तथा रोजगार में विस्तार होता है, त्यों त्यों एसेट्स आयात बढ़ते हैं और स्वघरेलू व्यापार के लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरण के बढ़ते आयातों की जरूरत होती है। इन बढ़ते आयातों का भुगतान करने के लिए और विकास के लिए निर्यातों के यथासंभव वित्त प्रबंधन के लिए कोई देश अपने विदेशी व्यापार की कीमत पर अपने घरेलू व्यापार का विस्तार नहीं कर सकता। विदेशी क्षेत्र के साथ घरेलू क्षेत्र भी अवश्य ही संतुलन में वृद्धि करें। निक्से लिखता है, संतुलित वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अच्छा आधार है और परिसर की रिक्ति को भरने का अच्छा मार्ग भी है। वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं में सुधार के महत्व पर बल देता है और इस बात का समर्थन करता है कि आर्थिक तथा भौगोलिक अर्थ में मार्केट का विस्तार करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लागतों में कमी, प्रशुल्क प्रतिबंधों का उन्मूलन और सीमा कस्टम यूनियन का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार विकासशील देश एक दूसरे के ग्राहक बन जाएंगे और अपनी मांग की आय लोचों में वृद्धि होने पर कृषि तथा निर्मित वस्तुओं के अपने प्रतिव्यक्ति उपभोग को बढ़ा लेंगे। नक्स आत्मनिर्भरता का समर्थन नहीं करता। घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने पर घरेलू तथा विदेशी मार्केट का विस्तार होगा, परंतु यदि अन्य देशों द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के कारण विदेशी व्यापार घट जाए तो भी सबसे अच्छा तरीका यह है कि घरेलू उपभोग के लिए इसके उत्पादन का विस्तार किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा आय बढ़े। लुईस के शब्दों में सारांश यह है, विकास प्रोग्रामों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की एक साथ वृद्धि हो ताकि उद्योग तथा कृषि के बीच और घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन तथा एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन के बीच संतुलन रहे। इस प्रस्तावना का तर्क जितना सरल है उतना ही अखंडनीय भी। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत की आलोचनाएं। Criticisms of the doctrine of balanced growth। हर्षमैन, सिंह, कुरेहारा तथा अन्य कई अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित कारणों से संतुलित वृद्धि के सिद्धांत की कटु आलोचनाएं की हैं। नंबर 1, लागतों में वृद्धि, राइज इन कॉस्ट्स। अनेक इंडस्ट्रीज की एक साथ स्थापना उत्पादन की मौद्रिक तथा वास्तविक लागतें बढ़ा देगी और इस प्रकार पर्याप्त पूंजी, उपकरण, कुशलताओं, सस्ती शक्ति, वित्त तथा अन्य आवश्यक कच्चे माल के अभाव में उनके कार्यकरण को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बना देगी। नंबर 2, लागतें घटने की ओर कोई ध्यान नहीं। नो अटेंशन टू रिड्यूसिंग कॉस्ट। किंडलबर्गर का मत है कि नक्स का मॉडल नए उद्योग शुरू करने की बजाय वर्तमान इंडस्ट्रीज में लागतें घटने की संभावना पर ध्यान नहीं देता ताकि वे अधिक मांग पैदा करके अन्य इंडस्ट्रीज के प्रसार में सहायक भी हों। नंबर 3, अन्य समस्याएं, अदर प्रॉब्लम। नए इंडस्ट्रीज की स्थापना करना यदि किसी विकसित देश की अपनी समर्थ के भीतर भी हो तो अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जब नए इंडस्ट्रीज की स्थापना होती है तो वर्तमान फर्मों की वस्तुओं के लिए मांग घट जाएगी और नए इंडस्ट्रीज को लाभदायक बना देगी। साथ ही उत्पादन के साधनों के लिए मांग बढ़ जाएगी जो सब इंडस्ट्रीज में उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ा देगी। जैसा कि जे मार्कस फ्लेमिंग ने कहा है, जबकि संतुलित वृद्धि का सिद्धांत यह मान लेता है कि इंडस्ट्रीज के बीच संबंध अधिकांशतः सहायक है, वहाँ साधन पूर्ति की परिसीमा यह सुनिश्चित करती है कि संबंध अधिकांशतः प्रतियोगी है। नंबर 4, विकास के सिद्धांत के रूप में असफल है। फेल्स एज ए थियरी ऑफ डेवलपमेंट। हर्षमैन के अनुसार विकास के सिद्धांत के रूप में संतुलित वृद्धि का सिद्धांत असफल है। विकास का अर्थ है एक प्रकार की अर्थव्यवस्था के दूसरी अधिक उन्नत प्रकार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया, परंतु संतुलित वृद्धि के सिद्धांत में किसी एकदम नए आत्मनिर्भर आधुनिक उद्योग क्षेत्र का स्थिर तथा समान रूप से आत्मनिर्भर परंपरागत क्षेत्र पर थोपना है। हर्षमैन मत प्रकट करता है कि यह वृद्धि नहीं है और किसी पुरानी चीज पर किसी एकदम नई चीज का आरोपण भी नहीं है, यह तो विकास का पूर्ण दोहरा ढांचा है।
नंबर 5, अल्पविकसित देशों की क्षमताओं से बाहर, बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ अंडरडेवलप्ड कंट्रीज। पुनः हर्शमैन के अनुसार यह सिद्धांत अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की क्षमताओं के प्रति पराजयवादी वृत्ति को उनकी उत्पादक योग्यताओं से संबद्ध पूर्णतया अवास्तविक प्रत्याशाओं से मिला देता है। एक और अल्पविकसित देशों में अधिकारी इस बात पर दुखी है कि अर्थव्यवस्था में विकास के लिए आवश्यक कुशलता तथा अन्य साधनों का अभाव है। दूसरी ओर संतुलित वृद्धि के सिद्धांत के समर्थक यह धारणा लिए है कि कुशलता तथा उद्यमी या योग्यताहीन व्यक्ति रातों रात सर्वज्ञ सब जानने वाला बन जाते हैं और नए इंडस्ट्रीज की श्रृंखला प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार समस्त सिद्धांत अपने आप में अंतर्विरोधी प्रतीत होता है। बड़ा अजीब लगता है कि जो काम बांट के नहीं हो सकता वह एक बड़े ढंग से किया जा सकता है और अल्पविकसित देश की भौतिक तथा बौद्धिक समर्थ के भीतर समझा जाता है। यह ऐसा है जैसे कोई कुशल निर्माता भवन की पहली मंजिल का तो निर्माण करने की स्थिति में न हो, परंतु उसे अगली 2 मंजिलें बनाने की सलाह दी जाए। जैसा कि सिंगत ने कहा है, बहुत विकास के लाभ पढ़ने में अर्थशास्त्रियों के लिए तो बहुत रोचक हो सकते हैं, परंतु अल्पविकसित देशों के लिए वास्तव में दुखद समाचार है। अनेक मोर्चों पर एक साथ विकास के लिए प्रारंभिक साधनों का आमतौर पर अभाव होता है। यदि किसी देश के पास काफी कुशलता तथा साधन हो तो वह शुरू में ही अल्पविकसित नहीं होगा। नंबर 6, साधनों में समानता, डिस्प्रपोर्शनैलिटी इन फैक्टर्स। अल्पविकसित देशों में एक और समस्या है उत्पादन के साधनों में समानता का पाया जाना। कुछ देशों में श्रम की अधिकता है, परंतु पूंजी तथा उद्यम कुशलता दुर्लभ है, जबकि अन्य देशों में श्रम तथा पूंजी दुर्लभ है, परंतु अन्य साधन अधिकता में मिलते हैं। संतुलित वृद्धि के व्यावहारिक प्रयोग में यह एक बड़ी बाधा है। नंबर 7, साधनों की कमी, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यह सिद्धांत साधनों की कमी की समस्या भी नहीं हल कर सकता। यह से के नियम पर आधारित है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, परंतु वस्तुओं की पूर्ति का संबंध साधनों, विशेष रूप से पूंजी की मांग से है जो अपनी पूर्ति उत्पन्न नहीं करती। जब अनेक नए इंडस्ट्रीज में एक साथ निवेश होंगी तो साधनों के लिए मांग प्रतियोगी बन जाएगी, परंतु अल्पविकसित देशों में साधनों की पूर्ति बेलोच होती है। इस प्रकार सिद्धांत का प्रमुख तर्क ही गलत हो जाता है। पर नक्स की धारणा है कि शुद्ध निवेश के लिए साधन उपलब्ध होता है और दी हुई श्रमशक्ति को पूंजी के बड़े स्टॉक से सज्जित किया जाता है। पूंजी के बढ़ते स्टॉक के आवंटन की समस्या फिर भी रह जाती है। ऐसी स्थिति में सिंह लिखते हैं, अल्पविकसित देशों की परिस्थितियों के लिए सामने से प्रहार की अपेक्षा छापामार युद्ध कला अधिक उपयोगी है। नंबर 8, बढ़ते प्रतिफल की गलत मान्यता, रॉन्ग असम्पशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत बढ़ रही मांग प्रदान करने के लिए संतुलित निवेश की जरूरत और बढ़ते प्रतिफलों का पाया जाना पहले ही मान लेता है, परंतु ये दोनों शक्तियां विपरीत दिशाओं में जोर लगाती है। यदि प्रतिफल बहुत अधिक बढ़ जाए तो अल्पविकसित देश उन्हीं स्थानों के बीच एक रेल मार्ग और एक सड़क पर निवेश नहीं करना चाहेगा, बल्कि उसे उदाहरण के लिए तेल शोध और इस्पात कारखाने में से एक को चुनना पड़ेगा। यदि सब संबद्ध क्षेत्रों में एक साथ निवेश किए जाएंगे तो कच्चे माल कीमतों, साधन न्यूनताओं इत्यादि की अड़चनों के प्रकट होने का परिणाम घटते प्रतिफल होंगे। इस प्रकार बढ़ते नहीं बल्कि घटते प्रतिफल संतुलित वृद्धि के पक्ष में जाते हैं। नंबर 9, विकास के लिए पूंजी का गठीलापन आवश्यक नहीं, कैपिटल लंपीनेस नॉट एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। यद्यपि कई सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाओं का पूंजी गठीलापन पूंजी की बड़ी मात्राओं के तुरंत निवेश के लिए कारण बताया जाता है, फिर भी अनेक उन्नत देशों का अनुभव है कि प्रारंभ में कम निवेश लागतों से कई सेवाएं प्रदान की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी बड़ी नदी पर बांध बनाने के अतिरिक्त बिजली पैदा करने के अन्य तरीके हैं। डीजल के इंजन या तापीय संयंत्र लगाए जा सकते हैं। यदि पूंजी अत्यंत दुर्लभ हो तो शीघ्र थोड़े समय में वस्तु प्रदान करने वाली कम निवेश अधिक लागत तकनीकी ज्यादा किफायती है। जैसा कि सिंह कहते हैं, अल्पविकसित देशों को महान चिंतन करने की राय देना तो अच्छा है, परंतु महान ढंग से कार्य करने की राय देना नासमझी की बात होगी, बशर्ते कि इससे उसे उसकी अपेक्षा अधिक करने की उत्तेजना मिलती है जितना उसके साधन अनुमति देते हैं। नंबर 10,
सरकारी निर्देशन एवं निवेश संभव नहीं, गवर्नमेंट डायरेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट नॉट पॉसिबल। इस सिद्धांत के विरुद्ध एक आक्षेप यह भी किया गया है कि यह सिद्धांत विकास प्रक्रिया चलाने का कार्यभार सरकार को देता है। हर्षमैन का मत है कि सिद्धांत का अपेक्षाकृत रिलेटिवली अधिक व्यवहारिक विवरण तथा राज्य को सौंपा गया कार्यभार उद्यमियों के भावी कार्यों की बजाय उनकी पूर्वाशाओं का विश्लेषण करता है। केंद्रीकृत योजना तथा निर्देशन के विरुद्ध कई आपत्तियां की जा सकती हैं। निजी उद्यम व्यवस्था में जिस काम को उद्यमी नहीं संभाल सकते, उसे अवश्य ही सरकारी अधिकारी भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें न तो व्यक्ति पूरा कर सकते हैं और न ही राज्य। लगता है संतुलित वृद्धि भी एक ऐसा ही काम है। फिर केंद्रीकृत योजना तथा निवेश केवल तभी वृद्धिकारक होते हैं जब आर्थिक बाह्य एक्सटर्नल मितव्ययिताएं आंतरिक बनाई जा सके, परंतु वास्तविकता में आर्थिक विकास का मतलब हर कुछ का नए सिरे से निर्माण नहीं बल्कि सामान्य रूपांतरण है। इसलिए यह आर्थिक बाह्य एक्सटर्नल अमितव्ययिताएं लाती हैं और कुछ ऐसी सामाजिक लागतें शामिल करती हैं जिनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए पुरानी कुशलता तथा व्यापार अप्रचलित हो जाते हैं, गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़, बेरोजगारी, जुर्म और आत्महत्या इत्यादि बढ़ जाते हैं। इस प्रकार संतुलित वृद्धि तब संभव है जब आर्थिक अमितव्ययिताएं और सामाजिक लागतों से बचा जा सके, परंतु यह धारणा इतनी असामंजस्यपूर्ण है कि मानी नहीं जा सकती। नंबर 11, संतुलित वृद्धि प्रेरित निवेश के लिए आवश्यक नहीं, बैलेंस्ड ग्रोथ नॉट एसेंशियल फॉर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कुरेहारा के अनुसार निक्सी की धारणा के विपरीत, जहां तक अल्पविकसित देश का संबंध है, संतुलित वृद्धि निजी निवेश को प्रेरित करने के लिए नहीं चाहिए बल्कि स्वयं अपनी ही खातिर चाहिए। यदि क्षमतावर्धक तथा आयजनक ढंग से स्वायत्त सार्वजनिक निवेश को अधिक कार्य करने दिया जाए तो निवेश की निजी प्रेरणा को रोकने वाले अल्पविकसित देश के सीमित मार्केटों तथा निजी वास्तविक आय के बारे में निक्से की शिकायतें अनावश्यक होंगी। नंबर 12, संतुलित वृद्धि की धारणा विकसित देशों पर लागू होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज। हर्षमैन के अनुसार संतुलित वृद्धि का सिद्धांत वास्तव में केन्ज की अल्परोजगार की स्थिति का अल्पविकसित अर्थव्यवस्था पर प्रयोग है। केन्ज के सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र की आरोही गति के दौरान एक साथ बहुविधि विकास के आर्थिक क्रिया का पुनर्जीवन रिकवरी हो सकता है, क्योंकि उद्योग, मशीनें, प्रबंधकर्ता और श्रमिक तथा उपभोग आदतें ये सभी अपने अस्थायी रूप से बंद कार्यों तथा कार्यभागों को फिर से शुरू करने की ही प्रतीक्षा में मौजूद रहते हैं। परंतु अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में बात ऐसी नहीं है, चाहे राज्य सहायता दे या न दे, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रिया अस्थायी रूप से निलंबित नहीं होती है बल्कि स्थैतिक होती है। पूंजी, कुशलता, साधन पूर्तियों तथा आर्थिक आधारिक संरचना का अत्यंत अभाव होता है। इसलिए विकसित अर्थव्यवस्था पर व्यवहार्य सिद्धांत को अल्पविकसित अर्थव्यवस्था पर लागू करना गलत है। नंबर 13, दुर्लभताएं एवं अड़चनें वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं। स्कैर्सिटीज एंड बॉटलनेक एनकरेज ग्रोथ। पॉल स्ट्रीटन के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से संतुलित वृद्धि ने नहीं बल्कि दुर्लभताओं तथा अड़चनों ने ही उन आविष्कारों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने इंग्लैंड तथा संसार की आर्थिक प्रणाली में क्रांति ला दी थी, और उन आविष्कारों ने आगे नई दुर्लभताएं तथा अड़चनें उत्पन्न की। यदि दुनिया संतुलित विकास पर निर्भर रहती तो वह खोजों के लिए अथवा कम से कम उनके व्यवहार के लिए प्रेरणाओं को घटा देती या समाप्त ही कर देती। इस प्रकार प्रौद्योगिकीय प्रगति का इतिहास असंतुलित वृद्धि पर स्थित है। डॉक्टर सिंगर के शब्दों में निष्कर्ष दिया जा सकता है कि संतुलित वृद्धि का सिद्धांत गलत नहीं बल्कि इस दृष्टि से समय पूर्व है कि यह गत्यावरोध तोड़ने पर लागू होने की बजाय सतत वृद्धि की बाद की अवस्था पर लागू है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।